जब हम छोटे बच्चे थे, मेरी दादी जी हमेशा इंदिरा गांधी जी के किस्से मुझे सुनाया करती थी। मेरी माँ इंदिरा गांधी जी के ऊपर गीत सुनाया करती थी। तो बचपन से जो तस्वीर इंदिरा गांधी जी की मेरे मन में थी, जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को देखने लगी, तो जो उनकी छवि थी मेरी आंखों में, वो बिल्कुल हूबहू, और पूरा देश भी इस चीज को मानता है कि ये हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी की जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ति है, वही दुर्गा का रूप है, वही कोमल हृदय वाली है। और मेरे से ज्यादा तो उनको कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता होगा। बहुत ही कम टाइम में, चाहे अपनी इस बेटी को, जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी, और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ। और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ, और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे, उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव आया तब हिले, तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं है। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल है जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं।
इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। महंगाई इतनी है, कुछ खरीद नहीं पा रही हूं। त्योहार आ रहा है, घर की लिपाई पुताई करनी है, घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, त्योहार मनाना है। घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? खुशी के साथ साथ घबराहट हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, ऐसे ऐसे कानून जिससे किसान की कमाई नहीं हो पा रही है। तो आप बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यहाँ की बेरोजगारी हटानी है कि नहीं हटानी है? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए। डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हो पढ़ाने के लिए, बेचारा भर्ती का पेपर देने के लिए ट्यूशन करता है, ट्यूशन के लिए आप कर्ज लेते हो, ट्यूशन करता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य खत्म। अब इंतजार करो, भर्ती नहीं निकलती। अब उसको लगता है कि भाई भर्ती निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, करते करते इंतजार करता है, भर्ती नहीं निकलती, बेरोजगार रहता है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देता, ये सोच के कि चलो मैंने पेपर कर लिया, कभी ना कभी तो निकलेगी। तो एकदम पूरी तरह से आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। हर तरह से आपको पीस रखा है, आपको घेरा हुआ है। तो समय आ गया है, चुनाव है, चुनाव की गंभीरता को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको कह रही है, और आपको देखना चाहिए कि हमारे जहां जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है उनमें हम क्या क्या कर रहे हैं। दिनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई, और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। दीपेंद्र जी ने कहा, और आप सब जानते हैं, यहीं पे
कुरुक्षेत्र की भूमि में, हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया। और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा, तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी। मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपकी परंपरा है। तो जब हम विनेश की बात करते हैं, सिर्फ विनेश का संघर्ष नहीं था, ये सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, ये आप सबका संघर्ष है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब इनके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, आप सबका भरोसा टूटता है, आप सबके साथ विश्वासघात होता है। और आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहां से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली, उनके संदेश से मिली। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी महान धार्मिक परंपरा है, और खास तौर से यहाँ आपकी धरती की। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए, जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं है। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल है जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां, जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए